परम पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज, परम पूजनीय आचार्य डॉक्टर लोकेश जी, मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बड़े भाई रूपाला जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बहुत ही विद्वान केरल के महामहिम राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी, लंबे समय तक सेना में अपनी सेवाएं देने वाले और अब पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के माननीय गवर्नर आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर अजीत गुप्ता जी, माननीय विनोद दुग्गड़ जी, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पूजनीय संतगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, विश्व शांति एवं सद्भावना दिवस के इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन पर मैं पहले तो आचार्य डॉक्टर लोकेश जी का और उनके पूरे समस्त टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप सबको महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जहां आयोजित विश्व शांति सद्भावना दिवस पर महावीर दर्शन से प्रकृति एवं संस्कृति संरक्षण विषय पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी पर देश के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका मैं देश की राजधानी पर बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। मौजूदा समय में ये अत्यंत प्रासंगिक विषय भी है। दुनिया के एक हिस्से में जहाँ लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनामी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। किसी दुनिया के दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने ही देश में बंगाल और बिहार में जो स्थिति पैदा कर दो कि रामनवमी के समय भी आपको शांतिपूर्वक शोभा यात्रा ना निकलने दी जाए, आगजनी हो, पथराव हो, हत्या पर मजबूर कर दिया जाए, उस देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों को कहते हैं दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, दिस इज द टाइम टू डिस्कस, डेलिब्रेट एंड बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिसाइड। और दुनिया उस बात को मानती है, लेकिन अपने ही देश के दो राज्यों के मुख्यमंत्री एक जहां इस तरह की बातें करते हैं और पक्षपात करने का काम करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या ये वायलेंस के पीछे एक वर्ग है या ये तुष्टीकरण की राजनीति उनको और हवा देने का काम करती है? क्या वोट बैंक की राजनीति में हम अशांति फैलाने का काम इस तरह से भी किया जाता है? ये अपने आप में बहुत सारी चुनौतियां, समस्याएं देश के सामने खड़ा करता है। वायलेंस केवल समाज में नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी बहुत सारे उदाहरण हम सबके सामने आते हैं। ट्रिपल तलाक पर आरिफ मोहम्मद खान साहब बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। मैंने पिछली बार सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यक्रम किया तो बहुत शानदार इन्होंने अपना भाषण वहां पर किया, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के केस केवल एक वर्ग या एक ने, पूरे समाज में हर जाति धर्म के लोगों के बीच में आते हैं और ये 87% जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के मामले डोमेस्टिक वायलेंस के कारण हैं।
जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो ये हर घर से शुरुआत हो जाती है, समाज से लेकर दुनिया तक जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमें कहीं से भी, और मंच पर उपस्थित मैं संतगणों से इतना जरूर कहना चाहता हूं, जब आपके कार्यक्रमों में आते हैं तो सब ऐसा लगते हैं कि सब लोग शांति के प्रतीक हैं। कोई भाईचारे को इतना आगे बढ़ाना चाहता है कि मानो लगता है पूरा देश और विश्व में भाईचारा ही बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये लोग अपने समाज में, अपने घरों पर जाते तो पड़ोसियों के साथ नोकझोंक होना आम सी बात बन जाती है। तो हम यहां से लेकर क्या गए और वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाकर हमने क्या उसको पाया है, ये कुछ चुनौतियां हम सबके सामने हैं। तो ऐसा जब विश्व के सामने बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं और उनके समाधान ढूंढ रहे हैं, तब भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित दर्शन एवं उपदेश बहुत महत्व रखते हैं। और समय आ गया है कि हम उनके संदेश और उपदेशों को आज देश और दुनिया में लेकर जाएं, परिवार से लेकर समाज और पूरे दुनिया भर में लेकर जाएं, और प्रयास करें कि हम सब शांति के साथ जी सकें और इसको आगे बढ़ाएं। युद्ध, हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है मित्रों, और हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देता है। संवाद के द्वारा ही, बातचीत के द्वारा भी दुनिया भर में इन समस्याओं का समाधान निकलता है और इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसलिए मैं अनेकों बार कहता हूं कि भगवान महावीर ने जो 2600 वर्ष पूर्व जो दर्शन दिया है, उसकी आवश्यकता तत्कालीन समय में जितनी थी, उससे अधिक आवश्यकता आज के समय में प्रासंगिक और दिखती है। और उनके दर्शन में अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। ग्लोबल वार्मिंग की हो, जलवायु परिवर्तन की हो, आर्थिक असमानता की बात हो, ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान जैन दर्शन में मिलता है और हमें इसको आगे तक ले जाने का काम करना चाहिए। भगवान महावीर ने संयम आधारित जीवन शैली की बात की थी, व्यक्तिगत भोग और उपभोग के ने सीमाकरण की बात की। उन्होंने कहा पदार्थ सीमित है, वो असीम इच्छा शक्तियों को पूर्ति नहीं करते। सचमुच उनका मार्गदर्शन पर्यावरण की शुद्धि के साथ के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, समूचे विश्व को आज देने का समय आया है। और मुझे खुशी इस बात की है, डॉक्टर लोकेश जी ने इसका बीड़ा स्वयं उठाया है और अहिंसा विश्व भारती को माध्यम से इसको आगे ले जाने का काम किया है। जहां एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, मिशन लाइफ से लेकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे विषयों को आगे बढ़ाकर मोदी जी ने दुनिया भर में भारत से दुनिया को नेतृत्व देने का काम किया। तभी तो लगातार 3 वर्षों में एक नहीं अनेक बार मोदी जी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज चुना गया है। मेरे भाई और बहनों, जहां एक और नरेंद्र मोदी जी इस काम को कर रहे हैं, वहीं पर हमारे आचार्य डॉक्टर लोकेश जी भगवान महावीर के दर्शन को दुनिया भर में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही आचार्य जी ने पिछले वर्ष अमेरिका के शांति सद्भावना यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कुछ सुझाव दिए थे कि शिक्षा में पीस एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ें। और मैं देखता हूं दुनिया के कई हिस्सों में आज ऐसा है, जहां छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उस पर बंदूकों को लेकर गन कल्चर को बढ़ावा देने का काम करते हैं। गन कल्चर का काम बच्चे नहीं, जो एक अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए गन कल्चर पर रोक नहीं लगाते हैं, तो उस गन का दुरुपयोग करके बच्चों पर गोलियां बरसाने से भी कुछ लोग पीछे नहीं हटते हैं। जाने जाती हैं तो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जाती है, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका दुनिया के किसी हो रही बुरी चीजों पर उनका कोई हाथ नहीं है। आखिरकार उन बच्चों पर गोलियां बरसाने का काम क्यों किया जाता है? उस पर रोक लगाने का काम क्यों नहीं होता है? लेकिन दुनिया भर का मीडिया वो तो नहीं दिखाएगा, लेकिन एक
दुष्प्रचार करने का काम दुनिया भर के मीडिया के कुछ वर्ग, ऐसे सारे तो नहीं लेकिन कुछ, करते हैं। कोविड का समय आया तो ये कहा गया भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे, यहां वैक्सीन नहीं मिल पाएगी कि दुनिया भर के देश अपने देशों को प्राथमिकता देंगे। भारत के लोग महामारी और भूखमरी के कारण मर जाएंगे, 140 करोड़ के लोगों का पेट कैसे भर पाओगे? मैं आज पूछता हूं दुनिया के उस मीडिया समूह से, कौन से ऐसे चैनल वाले थे, कौन सी ऐसी अखबारों वाले थे जो लिखते थे कि भारत में भूखमरी महामारी के कारण करोड़ों लोग मर जाएंगे? आज कोविड समय के 2.5 वर्ष बीतने के बाद मैं कहता हूं, अगर भूखमरी और महामारी से बचाने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, हमारे भारत ने करने का काम किया है। अरे दुनिया भर के लोग और दुनिया भर की सरकारें तो केवल अपने देश तक सीमित हो गई। ये मेरे भारत के ही मेरे भाई और बहन हैं जिन्होंने सड़कों पर निकलकर एक मजदूर से लेकर एक महिला से लेकर एक परिवार तक को बचाने के लिए अपने बचाए हुए पैसों को जो आपने डिपॉजिट किए थे वो गरीबों को सहयोग देने में दिए। आपने अपने रसोई से अनाज निकालकर पकाकर लोगों को पकाया हुआ भोजन भी दिया, तो राशन देने का काम भी हिंदुस्तान के 140 करोड़ देश के लोगों ने अपने भाई और बहनों को देने का काम किया। वहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। हमने 220 करोड़ वैक्सीन भारत के लोगों को बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया है, ये कोई और नहीं कर पाया है। और यही नहीं, भारत में दवाइयों का निर्माण भी किया, तो भारत की वैक्सीन को हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। वैक्सीन मैत्री को आगे बढ़ाने का काम किया। यह भी एक शांति का प्रतीक है। आप सोचिए, अगर उन देशों में 150 देशों में वैक्सीन नहीं पहुंचती क्या, तो क्या वहां शांति बनी रहती? अगर भारत में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन नहीं मिलता तो क्या सिविल वॉर की नौबत नहीं आती? यह भी एक तरह से रोक लगाई गई हिंसा होने पर, जब आप लोगों ने मदद करने के रूप में आगे बढ़ा है। आज मैं देखता हूं कर्नल त्यागी जी, आप तो मंच पर हैं, नीचे भी बहुत सारे फौजी भाई बैठे हैं। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुझे चौथी बार लगातार लोकसभा का सांसद चुना गया। मेरे यहां पर तो हर दूसरे घर से फौजी हैं। मेरे ही ना जाने कितनी पीढ़ियां फौज में हैं। मेरे दादाजी फौजी जी थे, उनके पिता फौजी थे, उनके पिताजी फौजी थे। और मैं जब तीसरी बार का लोकसभा का सांसद बना 2014 में, तो मैंने भी अपना कमीशन पास करके टेरिटोरियल आर्मी में मैं लेफ्टिनेंट बना, और उससे पास होकर आगे मेरी प्रमोशन जब हुई तो मैं कैप्टन के रूप में आज टेरिटोरियल आर्मी में 124 सिख रेजिमेंट में अपनी सेवाएं आज भी दे रहा हूं सांसद बनने के बाद। अब एक और तो आप देखोगे कि भाई ये फौज में है तो फौज का काम क्या है? मैं तो कहता हूं फौज का काम शांति को बनाए रखने का है, सीमाओं को सुरक्षित रखने का है, और हमारी सेना को मजबूत करने का काम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राफेल विमान से लेकर आपको स्नो किट से लेकर स्नो बूट देने का काम किया है, आपको बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम भी भारत में करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। हमारी सेना को मजबूत भी किया, तो मेक इन इंडिया को बल देने का काम भी किया है। दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला हथियारों का देश भारत था, आज 16,000 करोड़ का निर्यात करने का काम एक वर्ष में भारत ने किया है। यह बदलाव आया है। जहां एक और आत्मनिर्भर भारत किया, वहीं भारत की सीमाओं को और सुरक्षित करने का काम किया। भारत के एक नेता तो डोकलाम की घटना हुई, चीन की ओर से अतिक्रमण करने का प्रयास जब हुआ, हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उसको दिया। लेकिन भारत के एक बहुत लंबे समय तक जो सत्ता में पार्टी रही, उनका युवराज चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय वो चीन के एम्बेसडर के साथ बैठकर सूप पी रहे थे, चाइनीज सूप, चाइनीज खाना खा रहे थे। उनके चाइनीज फंड लेकर अपनी राजीव गांधी फाउंडेशन को आगे बल देने का काम कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सीमा पर जाकर सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। यही अंतर है मेरे भाई।
मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आता हूं, लेकिन वो वीर भूमि भी कहलाई जाती है। क्यों? परमवीर चक्र विजेता पहले हुए तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश से हुए। कारगिल वार में सबसे ज्यादा शहादत देने वाला राज्य कोई बना तो हिमाचल प्रदेश बना। सबसे छोटी आबादी का अगर देखा जाए उस दृष्टि से तो सबसे ज्यादा शहादत दी। कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करूं, राइफलमैन संजय कुमार की बात करूं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अगर 21 ऐसे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नाम रखने का काम 75 साल में किसी ने पहली बार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। अब ये कोई हमने युद्ध करने के लिए कोई ये थोड़ी कहा कि आप आकर युद्ध करिए। हमने तो जिनने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया, भारत को बचाने का काम किया, इन सैनिकों का सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करने का काम किया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड आज किसको दिया जा रहा है? किसको दिया जा रहा है? भाई आवाज नहीं आई पूरी तरह से। परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को दिया जा रहा है। भाई अनुराग जी का प्रश्न है कि अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया जा रहा है? अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है एक जो आत्मा को स्वस्थ बनाते हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री श्री जी को। दूसरा अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड दिया जा रहा है जो शरीर। स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ परम पूजनीय महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए, मुझे बहुत कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन शायद ही बहुत कम कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां कार्यक्रम के शुरुआत से लेकर और कार्यक्रम के मध्य तक जो श्रोता हैं उनकी ऊर्जा इतनी बनी रहती है। आपने दिखा दिया है कि आप कितने ऊर्जावान हैं और अहिंसा का समर्थन करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से आप सबके लिए जोरदार तालियां बजा देता हूं कि आपने कार्यक्रम की ऊर्जा भी बनाए रखी और कार्यक्रम को और शोभा भी बनाए रखी। और इसी तरह से ही आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से परम पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी ने संसार के करोड़ों लोगों तक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आपके उद्देश्यों और संदेशों से लोग शांति, समझौता और सामंजस्य और प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं दोनों ही गुरुओं को और यहाँ पर वापस सभी संतगणों का इसके लिए आभार भी प्रकट करता हूँ। थोड़ा लंबा बोल गया, इतना समय मेरे लिए नहीं था, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आइए आगे बढ़ें। भारत से जो हम वासुदेव कुटुंबकम की एक सोच को लेकर आगे बढ़े हैं, वर्षों वर्षों तक हमने इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है और भगवान महावीर के अनेकांतवाद और सामाजिक अहिंसा के अनुपालन द्वारा मतभेदों और भिन्नताओं का समाधान करने की शिक्षा दी है। इस संदर्भ में हम सब इसे और प्रासंगिक करें और दुनिया तक संदेश पहुंचाएं और भगवान महावीर दर्शन के 3 सिद्धांत अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह बहुत सी आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आइए हम सब आचार्य लोकेश जी के मार्गदर्शन में भगवान महावीर के अहिंसा, शांति और सद्भावना के दर्शन को दुनिया भर में फैलाने का काम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से करें। अशांत विश्व को शांति का संदेश दें। मैं पुनः जैन समुदाय को अहिंसक एवं शांति प्रिय जो हमारा समुदाय है, जिसका समाज और राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट योगदान है, इस समाज के प्रति भी मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और समाज सेवा के क्षेत्र में आप एक मिसाल के रूप में आगे आए हैं और अहिंसा विश्व भारती संस्था के कार्यकर्ताओं ने जो शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है,
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं। और G20 की प्रेसिडेंसी जो अध्यक्षता भारत को मिली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भारत के प्रति, ये मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, आज़ादी के 75वें वर्ष में कर रहे हैं। अमृत काल से लेकर स्वर्णिम काल की यात्रा जो अगले 25 वर्ष की हमारी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है शांति के रास्ते पर ही होगी, सद्भावना के रास्ते पर ही होगी, सेवा भाव के से ही हम आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत को और मजबूत करेंगे। जैसे फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से, यानी कि लड़खड़ाती 5 अर्थव्यवस्थाओं से फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आज भारत को लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया है, हम पहली अर्थव्यवस्था बनने का काम भी अगले 25 वर्षों में करने का काम करेंगे। लेकिन शांति के रास्ते पर ही करेंगे, सद्भावना के रास्ते पर ही करेंगे। अगर योग हमने दुनिया को दिया है, सोलर अलायंस हमने दुनिया को दिया है, मिशन लाइफ दुनिया को हमने दिया है, तो शांति का रास्ता और आगे बढ़ाकर दुनिया को देंगे। पूरे विश्व में शांति हो, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली, इसी को लेकर G20 चल रहा है। हम दुनिया को संदेश ये दें, शांति के रास्ते पे चलने का दें। एक बार फिर आचार्य लोकेश जी को इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय भारत, भारत माता की। इधर वालों में तो बड़ा जोश है, थोड़े फौजी भाई इधर ज्यादा दिख रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।